welcome to A1IS platform. This is the one of the best institute for UPSC and BPSC preparation. So this side G कुमार और अभी तक हम लोग 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं ऑन ब्रिटिश प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी. दिस विल बी द 3rd लेक्चर और इस लेक्चर में इस क्लास में हम लोग ब्रिटिश का एजुकेशन पॉलिसी समझेंगे. So let's start. British education policy in India. Before jumping into the topic, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. देखिए, शुरू से जो व्यवस्था चल रहा था भारत में, गुरुकुल का व्यवस्था चल रहा था यहाँ पे फॉर एजुकेशन पर्पस. पाठशाला का व्यवस्था चल रहा था यहाँ पे. मुस्लिम्स के लिए मदरसास का व्यवस्था चल रहा था. तो ये व्यवस्था लंबा समय से चल रहा था. जब ब्रिटिश आया यहाँ पे हिंदुस्तान में एज अ ट्रेडिंग कंपनी के रूप में, तो उसने स्टार्टिंग में इंटरफेयर करना सही नहीं समझा, क्योंकि यदि स्टार्टिंग में वो इंटरफेयर करेगा तो फिर से ट्रेड में अच्छे से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा. ठीक है. और हम लोग को जानते हैं हम लोग कि 1757 का प्लासी, उसके बाद फिर 1764 का बक्सर, तो उससे क्या हुआ कि ब्रिटिश को दीवानी राइट्स मिला, ब्रिटिश को लैंड मिलना शुरू हो गया. तो ब्रिटिश को लगा कि ये दिस द फर्स्ट फेज, ये पहला फेज है, इस फेज में हम एजुकेशन पॉलिसी में इंटरवीन नहीं करते. और बिल्कुल ब्रिटिश ने ऐसा ही कुछ किया है. तो फर्स्ट फेज में नहीं किया, बट हमें ये भी पता है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है, उसके बाद ब्रिटिश का इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाता है एजुकेशन पॉलिसी में भी. तो एक जो वाटर डिवाइड है, ब्रिटिश का जो पीरियड है उसमें एक जो वाटर डिवाइड होगा वो 1813 का चार्टर एक्ट होगा. तो इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि जो अलग अलग स्टेजेस रहा है ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी का, उससे ब्रिटिश ने किस किस तरीके से इंटरवीन किया है इंडिया के एजुकेशन व्यवस्था पे. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. फर्स्ट वन, यानी कि देखा जाए जो शुरू का व्यवस्था रहा है प्री कॉलोनियल टाइम्स. इस टाइम्स में जो भारत का जो एजुकेशन व्यवस्था था, तो इंडिया का जो एजुकेशन व्यवस्था था, रन बाय गुरुकुल, पाठशालास एंड मदरसास. और ये अलग बात है कि 1781 में शुरुआत में कलकत्ता मदरसास भी बनाया गया था. कलकत्ता मदरसास बनाया गया था 1781 में बाय विलियम हेस्टिंग, बाय वैरन हेस्टिंग. तो वैरन हेस्टिंग ने शुरुआत में ये कॉलेज भी बनाया था. ये कॉलेज किस लिए बनाया था? कॉलेज फॉर स्टडी ऑफ मुस्लिम लॉ, ताकि मुस्लिम लॉ को स्टडी कर सके सिविल सर्वेंट सब और अच्छे से भारत में कंट्रोल कर सके. ऑन सिमिलर लाइन 1791 में भी संस्कृत कॉलेज बनाया गया. संस्कृत कॉलेज किसने बनाया? हाँ, डंकन ने, जोनाथन डंकन ने बनाया था ये. और ये किस लिए बनाया था? हिंदू फिलॉसफी पढ़ाने के लिए. इस चीज़ के लिए, हिंदू फिलॉसफी पढ़ाने के लिए. तो शुरुआत में ब्रिटिश ने जो भी बनाया है वो बनाया था इसलिए कि ताकि यहीं का जो सब्जेक्ट है, जो यहीं का जो क्लासिस्ट लर्निंग है, उसी लर्निंग को सीख सके उसके सिविल सर्वेंट सब, ताकि भारत में रूल करना आसान हो जाए. ठीक है. ये शुरुआत का स्टेप्स ब्रिटिश का. तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग स्टेजेस ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया. तो फर्स्ट स्टेज होगा दैट इज प्री 1813, यानी कि चार्टर एक्ट 1813 का आने से पहले इंडियन सोसाइटी में क्या स्थिति था, उस समय एजुकेशन किस तरह चल रहा था. तो बिल्कुल ब्रिटिश ने यहाँ पे कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं किया था. नो डायरेक्ट पॉलिसी फॉर एजुकेशन के लिए कोई डायरेक्ट पॉलिसी नहीं था. हाउएवर
कुछ क्रिश्चियन मिशनरी जरूर आए यहाँ पे, क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे और कुछ कुछ स्कूल उन्होंने खोला था, सेट सम स्कूल्स, ठीक है, कुछ स्कूल उन्होंने खोला था। ये शुरुआत का पल है और इसमें ब्रिटिश बिल्कुल भी गलती से भी इंडियन सोसाइटी में एजुकेशन इम्पोज नहीं करना चाहेगा। यदि वो इम्पोज करता है तो एक रिलीजियस बैकलेस होने का भी डर है। तो ब्रिटिश को शुरुआत में ट्रेड और टेरिटरी उस पर फोकस करना है, ट्रेड और टेरिटरी पे फोकस करना है, समझ गए। तो पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप में आपको किसी भी रूप में ब्रिटिश का इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आएगा एजुकेशन पॉलिसी में। बट सेकेंड स्टेप, यदि हम सेकेंड स्टेज का बात कर रहे हैं, दैट इज चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1813। इस चार्टर एक्ट में ब्रिटिश ने जिम्मेदारी लिया, ब्रिटिश ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि यस हम यहाँ पे एजुकेशन फैलाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रेड एजुकेशन इन इंडिया, स्प्रेड एजुकेशन इन इंडिया। उसके लिए 1 लाख सैंक्शन किया गया एनुअली। एक साल भारत को 1 लाख रुपया मिलते रहेगा फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। और क्रिश्चियन मिशनरीज को पूरा फ्रीडम दिया गया कि आप भारत आ सकते हो और अपना धर्म प्रचार कर सकते हो, अपना स्कूल खोल सकते हो। तो क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अलाउड किया गया टू स्प्रेड एजुकेशन एंड रिलीजन। तो हम लोग कह सकते हैं ऑन दिस बेसिस 1813 का जो चार्टर है वो एक वाटर डिवाइड है ब्रिटिश के एजुकेशन पॉलिसी में। अब देखिए ये जो 1 लाख रुपया है जो दिया गया था चार्टर एक्ट 1830 में, तो इसको कैसे खर्च किया जाए, इसके ऊपर हो गया डिबेट, इसके ऊपर हो गया डिबेट। एक कमेटी बना, दैट इज जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, हाउ टू यूज 1 लाख मनी इन प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। तो उसके लिए एक कमेटी बना। अब यहाँ पे डिबेट होगा दो ग्रुप के बीच में। एक ग्रुप का नाम होगा दैट इज ओरिएंटलिस्ट और जो दूसरा ग्रुप होगा वो होगा एंग्लिसिस्ट। ये जो ओरिएंटलिस्ट है ये चाहते हैं कि जो भारत का जो एजुकेशन व्यवस्था है, जो क्लासिकल लर्निंग है, उसी लर्निंग को प्रमोट किया जाए। पर जो एंग्लिसिस्ट है ये कहते हैं कि नो, भारत का जो एजुकेशन व्यवस्था है, भारत का जो सिलेबस है वो बहुत ही इन्फीरियर है, वो ठीक नहीं है, इसलिए वेस्टर्न एजुकेशन ही इंग्लिश मीडियम में प्रमोट होना चाहिए। तो ये लोग बोल रहे हैं कि संस्कृत और पर्शिया में, अरबिक में प्रमोट होना चाहिए एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और सिलेबस क्या होना चाहिए जो भारत में पहले से चल रहा है। बट ये लोग क्या कह रहे हैं कि नो, ऑल टुगेदर वेस्टर्न एजुकेशन होना चाहिए, वो भी किस मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में। तो दोनों के बीच में डिबेट होगा और डिबेट में कुछ कंक्लूजन नहीं निकलेगा। इसलिए ये जो 1 लाख रुपया जो दिया गया था चार्टर एक्ट 1813 में, वो स्पेंड नहीं हो पाया, वो खर्च नहीं हो पाया, समझ गए। तो इसका हल निकालेंगे इंग्लिशिस्ट क्लास से आने वाले थॉमस बेबिंगटन मैकेले। तो मैकेले जो कि खुद प्रेसिडेंट रहे हैं, जब 1823 में ये जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बना तो उसके प्रेसिडेंट थे थॉमस बेबिंगटन मैकेले। तो मैकेले का माइन्यूट आया इज अ थर्ड स्टेप्स। मैकेले माइन्यूट 1835। माइन्यूट का मतलब होता है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब होता है ऑफिशियल स्टेटमेंट जो जारी करना सरकार को, ठीक है। तो मैकेले ने अध्ययन किया, समझा और इसने कहा कि ये जो क्लासिकल लर्निंग है जो भारत में बहुत साल से चला, ये बहुत ही इन्फीरियर है। और उन्होंने कंपेयर भी किया कि यूरोप का एक सिंपल लाइब्रेरी का एक जो सेल्फ है जहाँ पे किताब रखा जाता है, उसका जो किताब है वो ज़्यादा सुपेरियर है एज कम्पेयर टू इंटायर इंडिया का किताब प्लस अरेबिया का किताब। मतलब इतना ये लोग भारत का और अरेबिया का जो बुक है, लिटरेचर है, उसको इतना कम समझता था मैकेले।
तो मैकेले ने यह भी कहा कि यस, हमें चीप लेबर चाहिए, पढ़ा लिखा बहुत चीप लेबर चाहिए, और हमें इंटरमीडिएट्स चाहिए, हमें मिडल मैन चाहिए जो रूलर और मासेस के बीच में कनेक्ट कर सके। हमें ऐसे इंडियंस चाहिए जो देखने में इंडियन हो बट टेस्ट उसका क्या हो, यूरोपियन हो, उसका टेस्ट क्या हो, इंग्लिश हो। तो इसलिए मैकेले ने इस डिबेट को कंक्लूड किया और कहा यस, वेस्टर्न एजुकेशन होना चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन होना चाहिए, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। तो बात खत्म। अब भारत में इंग्लिश एजुकेशन पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश, और सिलेबस भी क्या होगा, वेस्टर्न सिलेबस होगा। समझ गए? जब ये माइकल मैन्युट विलियम बेंटिक के पास पहुंचा तो विलियम बेंटिक जो उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो प्रमोट होकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, उन्होंने भी 1835 को एक रेजुलेशन पास करके माइकल मैन्युट को स्वीकार किया, माइकल मैन्युट को एक्सेप्ट किया। और अब क्या होगा भारत में, अब भारत में वेस्टर्न एजुकेशन, और भारत में वेस्टर्न एजुकेशन यूज किए जाएंगे, वेस्टर्न एजुकेशन, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, इंग्लिश। और यहां से शुरू होता है एक नया थ्योरी, दैट इज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड DFT, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अच्छा, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है कि मैकेले को लगता था, विलियम बेंटिक को लगता था कि यहाँ के कुछ एलाइड जो पीपल है, जो समृद्ध है, चाहे पैसा समृद्ध हो, चाहे बाय कास्ट समृद्ध हो, ऐसे लोग को सबसे पहले पढ़ाया जाए, ऐसे लोग को इंग्लिश एजुकेशन दिया जाए, और ये लोग स्वयं क्या करेंगे, मासेस को पढ़ा देंगे। तो ये तो मैं कहता हूँ कि ये थॉट ही गलत है। ऐसा कभी होता है क्या? आप जो पढ़ रहे हो तो आपका पड़ोसी भी नहीं पढ़ रहा है, हो सकता है कि आपके घर में बच्चा भी नहीं पढ़ रहा हो, आपका भाई भी नहीं पढ़ रहा हो, आपका सिस्टर भी नहीं पढ़ रहा हो। तो बट मैकेले को ये विश्वास था कि यदि एलाइड क्लासेस को पढ़ाया जाए तो इन रिटर्न्स क्या करेगा, मासेस को भी पढ़ा देगा। समझ गए? तो इसका जो थ्योरी है, इसका प्रिजम्पशन क्या था कि यदि हम एजुकेट करें एलाइड सेक्शन को, तो इंटर्न वो क्या करेगा, मास को एजुकेट करेगा। क्या करेगा? मास को एजुकेट करेगा। बट इन रियलिटी ये पूरी तरीके से फेल्ड हो गया, और सोसाइटी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्लास डिवाइड क्रिएट हो गया। कुछ एलाइड क्लास है जो पढ़े लिखे समृद्ध है, और अधिकतर जो लोग हैं मासेस, वो क्या है, इलिटरेट है, वो अनएजुकेटेड है। समझ गए? तो ये मैकेले का करतूत है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो कि पूरी तरीके से फेल कर गया। समझ गए? थर्ड स्टेज। हाँ, नेक्स्ट स्टेज दैट इज स्टेज 4। इस स्टेज में हम लोग समझेंगे हुड डिस्पैच। 1854। देखिए, ये जो हुड है, इनका पूरा नाम क्या है, चार्ल्स हुड। और ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। ये कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उस समय का जो व्यवस्था था, डबल गवर्नमेंट के हिसाब से क्या व्यवस्था था? उसमें व्यवस्था था कि बीओसी होगा, करेक्ट, नीचे सीओडी होगा, और उसके नीचे गवर्नर जनरल होंगे। ये बीओसी के प्रेसिडेंट थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे। इनको क्या लगा कि ये जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है मैकेले का, वो पूरी तरीके से फेल हो गया, और भारत में अब एक कंप्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत है। तो इसलिए हुड डिस्पैच जो है, इसको हम लोग मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। भारत के लिए ये एक मैग्ना कार्टा है। भारत का जो एजुकेशन व्यवस्था है उसके लिए एक मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल पॉलिसी है ये, और बिल्कुल ये बहुत ही कम्प्रिहेंसिव है जी, बहुत कम्प्रिहेंसिव है। इसमें ये बात किया गया कि चलिए, जो स्कूल व्यवस्था होगा वो हायरार्किकल व्यवस्था होगा,
हायरार्किकल स्कूल सिस्टम होना चाहिए, हायरार्किकल स्कूल सिस्टम होना चाहिए। इसमें जो प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, प्राइमरी स्कूल में वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि मदर टंग को प्रमोट करना चाहिए। वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज। और जो सेकेंडरी स्कूल, जो सेकेंडरी स्कूल यानी कि 9 और 10 और ये 8 तक, ये क्या होना चाहिए? वर्नाकुलर प्लस इंग्लिश, ये दोनों में हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्लेसेस। और जो हायर स्कूल, जो हायर स्कूल है प्लस जो यूनिवर्सिटीज है, वहां पे क्या होना चाहिए? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही होना चाहिए। यानी कि हायर एजुकेशन के लिए जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो इंग्लिश होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि मैग्ना कार्टा ने ये फिक्स कर दिया कि प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा और कॉलेज और यूनिवर्सिटी होगा, और इस तरह इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इतना ही नहीं जी, फीमेल एजुकेशन पे भी बात किया, प्रमोटेड फीमेल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, इस सभी पे फोकस किया है इस मैग्ना कार्टा ने, इस वो डिस्पैच ने 1854। और इतना ही नहीं, प्रपोज grants in aid system to promote private players, to promote private enterprise to open schools। यानी कि एक ग्रांट्स इन एड व्यवस्था के साथ भी ब्रिटिश आया। और ये व्यवस्था क्या है? ये व्यवस्था ये है, यदि कोई प्राइवेट प्लेयर, कोई प्राइवेट इंटरप्राइजेस यदि स्कूल खोलना चाहता है तो पीछे से फुल सपोर्ट रहेगा ब्रिटिश का। अच्छी बात है। इस तरह क्या होगा कि स्कूल का विस्तार होगा भारत में। तो इसलिए राइटली हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है? भारत के लिए एक मैग्ना कार्टा है। और जहाँ तक यदि रियलिटी का बात हो, यदि रियलिटी का बात हो कि इसका आउटकम्स क्या रहा हो डिस्पैच का, तो ये भी फेल कर गया जी, ये भी फेल कर गया। क्योंकि इसमें कहा गया कि हम मास एजुकेट करेंगे, हम सबको ही एजुकेटेड बनाएंगे, बट ऐसा रियलिटी में नहीं हुआ। समझ गए? तो ये हो गया आपका हाँ हुड डिस्पैच। अब देखते हैं नेक्स्ट वन दैट इज फिफ्थ। तो हुड डिस्पैच के बाद आया हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ये कब आया? 1882 और 83 में। उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, यानी कि जो वॉइस रॉय थे, उनका नाम क्या था? लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है इंडियन इंटरेस्ट में भी, बिल्कुल। इज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑल्सो। हिल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी इनके टाइम में ही हुआ था, जो कि हम लोग समय के साथ समझेंगे। तो बिल्कुल 1882 और 1883 में हंटर कमीशन आया। और हंटर कमीशन को क्या लगा, और ये आया किस लिए था? ये आया था कि ये जो हुड डिस्पैच, ये जो हुड डिस्पैच है, ये कहाँ तक काम किया है? हुड डिस्पैच जो 1854 का था, इसका रिव्यू लेने के लिए आया है। और क्या पता चला, क्या ऑब्जर्व हुआ? ऑब्जर्व ये हुआ कि जो प्राइमरी स्कूल है और जो सेकेंडरी स्कूल है, ये पूरी तरीके से चौपट है भारत में, कुछ इसका विकास ही नहीं हुआ। तो इसलिए हंटर कमीशन का जो रिकमेंडेशन होगा, हंटर कमीशन का जो सुझाव होगा, जो रिकमेंडेशन होगा, वो सीमित रहेगा only to restricted to primary and secondary schools और secondary education। तो हंटर कमीशन कोई कॉलेज का बात नहीं करेगा, कोई यूनिवर्सिटी का बात नहीं करेगा, ये बात करेगा प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल के लिए। समझ गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हंटर कमीशन ये क्या कहेगा कि अधिक से अधिक प्राइमरी स्कूल का विस्तार किया जाए, प्राइमरी स्कूल का एक्सपांसन होना चाहिए अधिक से अधिक। और लैंग्वेज क्या होना चाहिए? वर्नाकुलर लैंग्वेज होना चाहिए, जो कि हुड डिस्पैच में भी कहा गया था। ठीक है,
जहाँ तक सवाल है सेकेंडरी स्कूल का, तो सेकेंडरी स्कूल के लिए इन्होंने कहा है कि जो ग्रांट्स इन एड कॉन्सेप्ट, जो ग्रांट्स इन इड कॉन्सेप्ट, ग्रांट्स इन एड जो कॉन्सेप्ट है जो हुड डिस्पैच में ही आया था, कि उसके जरिए से, उस सिस्टम के जरिए से सेकेंडरी स्कूल और बढ़ाया जाए, उसको एक्सपांड किया जाए, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स आए और सेकेंडरी स्कूल का विस्तार करे भारत में। और सेकेंडरी स्कूल को भी दो भाग में डिवाइड कर दिया था, एक लिटरेरी एजुकेशंस के लिए और एक वोकेशनल एजुकेशंस के लिए। एक लिटरेरी एजुकेशन के लिए, एक दूसरा क्या है, वोकेशनल एजुकेशन के लिए। लिटरेरी एजुकेशन यदि पढ़ते बच्चे लोग, कई बार होता है कि बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, 9-10 पढ़ रहे हैं और बच्चे लोग को पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, तो क्या करें, ऐसे बच्चे लोग डायरेक्ट वोकेशनल कोर्स करें, ठीक है, उधर चले जाए। और जो बच्चे को मज़ा आ रहा है 9-10 में, तो वो डायरेक्ट क्या 9-10 अच्छे से करके वो कॉलेज चले जाए। तो सेकेंडरी स्कूल को भी दो भाग में तोड़ने का बात किया गया, रिकमेंडेशन दिया कि ये जो लिटरेरी एजुकेशन है, ये पढ़ के बच्चे लोग कॉलेज पहुंच सकते हैं, हायर एजुकेशन पहुंच सकते हैं। पर जो ये वोकेशनल एजुकेशन है, ये पढ़ के बच्चे लोग अपना कैरियर चॉइस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाथ में थोड़ा स्किल आया है, स्किल आया है तो उसको रोजगार मिल सकता, कैरियर चॉइस की तरफ बढ़ सकता है। और बिल्कुल एक पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे कि प्राइमरी स्कूल, हंटर कमीशन ने यह भी बात कहा है कि लोकल बॉडीज को, लोकल बॉडीज चाहे म्यूनिसिपल बोर्ड्स हो वही म्यूनिसिपैलिटीज हो, ठीक है, चाहे स्टेट बोर्ड हो वही म्यूनिसिपैलिटीज हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसका जिम्मेदारी होना चाहिए कि ये प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करे। समझ गए? तो हम कह सकते हैं कि हंटर कमीशन भी वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन रिलेटेड टू एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया 1882 एंड 83। टाइम पीरियड याद कर लेना है जी। तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज रेले, रेले कमीशन। रेले कमीशन, रेले कमीशन आया था 1902 एंड 1903। रेले कमीशन क्या है? ये फर्स्ट कमीशन एक्चुअली, फर्स्ट कमीशन डेडिकेटेड टू यूनिवर्सिटी, यानी कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी कमीशन है ये, फर्स्ट यूनिवर्सिटी कमीशन क्या, फर्स्ट यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया गया। बट बिफोर दैट हमें एक और भी कॉन्सेप्ट समझना होगा। हाँ, इसमें मैं जोड़ता हूं, आप लोग जोड़ते रहना इसको। 1854 में जब हुड डिस्पैच आया, 1854 में जब हुड डिस्पैच आया, तो इसके वजह से 3 यूनिवर्सिटी भारत में बने हैं। कितने? 3 यूनिवर्सिटीज बने हैं। 1857 तक 3 यूनिवर्सिटीज बन के तैयार हुआ। क्या? कौन सा यूनिवर्सिटी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी एंड योर बम्बई यूनिवर्सिटी। ये जो 3 यूनिवर्सिटी है, थैंक्स टू हुड डिस्पैच 1857 में ही बन गया। इसके बाद जो दूसरा कमीशन आया था इसको रिव्यू करने के लिए, दैट इज हंटर कमीशन। हंटर कमीशन के वजह से 2 और यूनिवर्सिटी बने हैं भारत में, दैट इज पंजाब यूनिवर्सिटी एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी कब बना था? 1882 में। कब बना था? 1882 में। और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ये बना था 1887 में। समझ गए? तो इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बाय 1900, यानी कि 20वीं सदी का जो स्टार्टिंग पॉइंट, बाय 1900 केवल भारत में, इतना बड़ा भारत, केवल भारत में 5 ही यूनिवर्सिटी था। वो क्या क्या था? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे पहले ही बन चुका है, और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी बना और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बना। तो 5 ही यूनिवर्सिटी बना है। समझ गए? हाँ। तो ये जो रेले कमीशन है, ये जो रेले कमीशन है, जो कि वही 1902 और 3 में जो बना था, इसी पीरियड में, ये क्या है? फर्स्ट यूनिवर्सिटी कमीशन है। पहली बार भारत में कोई कमीशन बना यूनिवर्सिटी को देखने के लिए, यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। फर्स्ट यूनिवर्सिटी कमीशन, फर्स्ट यूनिवर्सिटी कमीशन।
तो देखिए जैसे बाय 1900 केवल 5 ही यूनिवर्सिटी है भारत में, केवल 5 ही यूनिवर्सिटी है भारत में, बट नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ते चला गया। जब नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ते चला गया और यूनिवर्सिटी केवल है 5, तो जाहिर सी बात है जो क्वालिटी होना चाहिए कॉलेज का वो डिट्रॉइट करते चला जाएगा। तो इसलिए रेले कमीशन ने ये बात कहा कि यूनिवर्सिटी का जो नियम कायदा होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। समझ गए? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी केवल 5 है, तो स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं डिट्रॉइशन आ रहा है। यही रेले कमीशन के वजह से, इसी के रिकमेंडेशन के वजह से, इसी के सुझाव के वजह से क्या बना? इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट बना, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। और ये रेले कमीशन बनाने वाले गवर्नर कौन थे? गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। तो इसी कमीशन के रिकमेंडेशन की वजह से इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट बना 1904 में। और उस समय भी जो गवर्नर जनरल है भारत के, जो वाइस रॉय है भारत के, वो कौन है? लॉर्ड कर्जन है। अच्छा, लॉर्ड कर्जन का दूसरा भी मोटिव था। क्यों? क्योंकि ये 1900 का दौर है, यहाँ पे रिवोल्यूशनरी फोर्स, ये पहला फेज होगा रिवोल्यूशनरी फोर्सेस का, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का। तो ये कर्जन को लगेगा कि भाई कॉलेज तो पूरी तरीके से एपिक सेंटर बन रहा है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए, तो इन लोगों को कर्व करना जरूरी है। इसी रीजन से लॉर्ड कर्जन इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास करता है। और ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के वजह से क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये पूरी तरीके से कंट्रोल्ड कर लेगा यूनिवर्सिटीज को, कंट्रोल करेगा यूनिवर्सिटीज को, और कहेगा कि यूनिवर्सिटीज में रिसर्च होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज में स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए, ना बल्कि वो जगह रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए है। तो उस समय के जो हमारे जो मॉडरेट लीडर्स, गोपाल कृष्ण गोखले, इस टाइप के बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं इस एक्ट को, और कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश का चाल है। जो हमारा इंटेलेक्चुअल जो फ्रीडम है, कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्या करना चाहता है? उसको कर्व करना चाहता है, उसको रोकना चाहता। समझ गए? तो ये हो गया इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। नेक्स्ट वन चलते हैं, डेट इज सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन ये कब बना था? 1917 से लेके 1919। बिल्कुल मोरले मीटो रिफॉर्म्स के ही आसपास का बात है ये। तो सैडलर कमीशन ये क्या है? सेकेंड यूनिवर्सिटी कमीशन है। ये क्या है? सेकेंड यूनिवर्सिटी कमीशन है, सेकेंड यूनिवर्सिटी कमीशन है। समझ गए? अच्छा, इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। अचानक कैसे आ गया सैडलर कमीशन? इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि देखिए, लंदन यूनिवर्सिटी को चेक करने के लिए एक रॉयल कमीशन बनाया गया था। कहाँ पे? लंदन में। तो जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट हैं, ये लोग भी मांग करने लगे कि जब आप लंदन में रॉयल कमीशन बना रहे हैं लंदन का यूनिवर्सिटी को चेक करने के लिए, तो भारत में इतने यूनिवर्सिटी है, भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी सब है, इसको भी चेक करने के लिए कमीशन होना चाहिए। तो इसलिए ब्रिटिश दबाव में आके, नेशनलिस्ट फोर्सेस के दबाव में आके ये कमीशन का गठन किया। समझ गए? और ये कमीशन क्या है? सेकेंड यूनिवर्सिटी कमीशन। अच्छा, इस कमीशन का खास बात है, ये एक भले ही यूनिवर्सिटी कमीशन हो, बट इसका जो रिकमेंडेशन है वो सेकेंडरी प्लस यूनिवर्सिटी दोनों के लिए ही लागू होगा। क्यों? क्योंकि मानना ये था इस कमीशन का कि जो भी बच्चे लोग जो यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं, आखिर वो सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त करके ही पहुंच रहे हैं। यदि सेकेंडरी एजुकेशन गलत होगा तो फिर यूनिवर्सिटी में कैसे क्वालिटी मेंटेन होगा? तो इसलिए इनका जो रिकमेंडेशन, इनका जो सुझाव, इनका जो रिकमेंडेशन है वो सेकेंडरी प्लस यूनिवर्सिटी, सेकेंडरी प्लस यूनिवर्सिटी एजुकेशन दोनों के लिए होगा। और बिल्कुल ये सभी को याद होना चाहिए कि सैडलर कमीशन ही है जिन्होंने कहा ये जो स्कूलिंग सिस्टम है, ये जो स्कूलिंग सिस्टम है ये 12 ईयर्स के लिए होना चाहिए, क्योंकि अभी भी भारत में फॉलो किया जाता है। 10, 11, 12 कंप्लीट होने के बाद आप लोग कॉलेज जाते हो।
तो बिल्कुल ये जो कॉन्सेप्ट है ये सैडलर कमीशन ने ही दिया। और सैडलर कमीशन ने कहा, ये भी बात कहा कि केवल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने से नहीं चलेगा, टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटीज भी होने चाहिए। समझ गए? दैट इज द रोल ऑफ सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन के बाद देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें एक कॉन्सेप्ट आया था डायरकी। डायरकी तो डायरकी व्यवस्था क्या है? डायरकी व्यवस्था सबसे पहले 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही इंट्रोड्यूस किया था। और फादर ऑफ डायरकी कौन है? तो फादर ऑफ डायरकी है लियोनील काटिस। क्या नाम है उनका? लियोनील काटिस। तो डायरकी क्या है कि प्रोविंस में 2 टीम होंगे गवर्नेंस के लिए, प्रोविंस में, स्टेट में 2 टीम होंगे गवर्नेंस के लिए। एक टीम, दोनों टीम में कॉमन क्या होगा? गवर्नर होंगे। तो गवर्नर टीम ए में गवर्नर हेड करेंगे और उनके नीचे जो भी मेंबर्स रहेंगे वो वॉइस राय चुन के भेजेगा। और दूसरा जो टीम होगा तो उसमें भी गवर्नर रहेंगे, पर जो टीम मेंबर है वो इलेक्ट होके आएंगे और उसमें मोस्टली इंडियंस रहेंगे। समझे? तो डायरकी में 2 व्यवस्था, एक क्या है? गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव, और ये एग्जीक्यूटिव सेंटर से चुन के आएगा, वॉइस रॉय भेजेगा इसको। और जो दूसरा टीम रहेगा वो गवर्नर प्लस इलेक्टेड मेंबर्स, जो कि लोग चुन के भेजेंगे, पीपल चुन के भेजेंगे। ये टीम 1 हुआ और ये टीम 2 हुआ। 2 सब्जेक्ट्स बना दिए गए, यानी कि प्रोविंशियल लिस्ट में भी प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट उसको भी 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। ये टीम के नीचे जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को कहेंगे रिजर्व सब्जेक्ट्स। क्या कहेंगे? रिजर्व सब्जेक्ट्स। और इस टीम के नीचे जो सब्जेक्ट्स होगा उसको बोलेंगे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो ब्रिटिश ने कुछ खास काम किया है कि एजुकेशन जो कि सेंट्रल लिस्ट में था उसको नीचे करके ट्रांसफर लिस्ट में यहां पे डाल दिया, यहां पे डाल दिया। इससे भारतीयों को फायदा होगा क्योंकि यहाँ पे टोटल इंडियंस कंट्रोल है, गवर्नर प्लस इंडियंस कंट्रोल है। तो अब भारतीय ही तय करेंगे कि भारत में एजुकेशन व्यवस्था क्या होगा। ये अलग बात है कि गवर्नर ऊपर बैठा है तो वीटो भी लगा सकता है वो, बट एक सुंदर प्रयास। समझ गए? दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जहाँ पे डायरकी वाला व्यवस्था में ट्रांसफर सब्जेक्ट में एजुकेशन को सेंट्रल लिस्ट से नीचे रखा गया, यानी कि सेंट्रल लिस्ट से उसको ट्रांसफर लिस्ट में ट्रांसफर किया गया। इसके बाद देखते हैं हाटोक कमेटी। हाटोक कमेटी, हाटोक कमेटी ये कब आया था? 1929 को। तो हाटोक कमेटी बिल्कुल साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन की वजह से ही हाटोक कमेटी बना है। और ये हाटोक कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो इसने कहा, इसने ऑब्जर्व किया हंटर कमीशन। जो हंटर कमीशन भारत में आए थे, कब आए थे भारत में? 1882 और 83 में। तब से लेके अभी तक एजुकेशन में क्या प्रोग्रेस हुआ उसको रिव्यू करेगा हाटोक कमेटी, और ऑब्जर्व करेगा कि भारत में स्पेशली प्राइमरी स्कूल में बच्चों लोग का ड्रॉप रेट बहुत ज़्यादा है, ड्रॉप रेट्स बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे क्या रीज़न है? और जो पढ़े लिखे जो यूथ है वो भी अनएम्प्लॉयड है। इसलिए इनका सुझाव आएगा हाटोक कमेटी का कि केवल एजुकेशन एक्सपांड करने से नहीं चलेगा, क्वालिटी भी मेंटेन होना चाहिए और टेक्निकल एजुकेशन पे काम होना चाहिए भारत में। दैट इज द रिकमेंडेशन ऑफ हाटोक कमेटी। समझ गए? तो हाटोक कमेटी को कैसे याद किया जाएगा? हाटोक कमेटी आया है साइमन कमीशन से लेके अभी तक जो भी भारत में एजुकेशन पॉलिसी लगे उसको रिव्यू करने के लिए। और इसने क्या ऑब्जर्व किया है कि प्राइमरी स्कूल में ड्रॉप रेट कुछ ज़्यादा ही हो गया, बच्चे लोग कुछ ज़्यादा ही स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। और दूसरा क्या है कि यूथ जो है, एजुकेटेड यूथ भी क्या है? अनएम्प्लॉयड है। इसलिए क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए। समझ गए? नेक्स्ट वन, दैट इज वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937। बिल्कुल ये भारतीय का ही है, भारतीय का ही कंट्रीब्यूशन है। ऑर्गेनाइज्ड बाय कांग्रेस ने ही ऑर्गेनाइज किया है। लेड बाय जाकिर हुसैन कमेटी,
जाकिर हुसैन कमेटी। और ये जो एजुकेशन स्कीम है, वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन, ये पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड है गांधी जी का हरिजन मूवमेंट से। तो इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी हरिजन मूवमेंट। इसमें सबसे जो सुंदर रिकमेंडेशन क्या आएगा कि फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए बच्चे लोग के लिए, क्योंकि अभी संविधान में भी है आर्टिकल 21A में ये बात कहा गया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए एलिमेंट्री तक, यानी क्लास 8 तक। समझ गए? तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन व्यवस्था होना चाहिए भारत में। और जो एजुकेशन होना चाहिए वो चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। अब ऐसा ना लगे कि क्या पढ़ रहे हैं, बच्चे लोग के हिसाब से होना चाहिए। बच्चे लोग खेल भी रहे हैं, है ना, दौड़ भी रहे हैं और फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे अभी जापान में होता है। तो इस तरीके से होना चाहिए। और क्लास कम से कम 8 से पहले तक वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़े और 8 के बाद वो इंग्लिश में पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज द वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन ऑफ 1937। तो लास्ट देखेंगे हम लोग कमीशन, दैट इज सर्जेंट प्लान। सर्जेंट प्लान, ये अलग बात है कि कभी लागू नहीं हुआ ये वाला प्लान। तो जो सर्जेंट प्लान है ये एक तरह से ऐसा प्लान है कि जहां पे पहली बार फर्स्ट टाइम फिजिकल एजुकेशन पे भी बात किया गया। यस, एजुकेशन में फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकते हैं। पहली बार ये कहा गया कि एजुकेशन दिव्यांग लोग को भी मिलना चाहिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले लोग को भी मिलना चाहिए, ये बड़ी बात है उस समय के हिसाब से कि फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल को भी ये मिलना चाहिए। यस, वी हैव कंप्लीटेड। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि ब्रिटिश का जो एजुकेशन पॉलिसी रहा है, ये जो ब्रिटिश का एजुकेशन पॉलिसी रहा है, इसका पॉजिटिव पॉइंट एंड इसका नेगेटिव पॉइंट। यदि पॉजिटिव पॉइंट का बात किया जाए तो यस, भारत में मॉडर्न एजुकेशन का विस्तार हुआ। करेक्ट। भारत में इस मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया का जन्म हुआ, जहां से WC बनर्जी आते हैं। WC बनर्जी, है ना, SN बनर्जी, इस तरह के लोग आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्रगल फ्रीडम में। मॉडर्न एजुकेशन, मिडिल क्लास, राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश जो है एक अब बाइंडिंग लैंग्वेज बन जाएगा। ये बाइंडिंग लैंग्वेज बन जाएगा पूरा भारत को यूनाइट करने के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ लीडर्स होंगे जो मद्रास से भी आते होंगे, कुछ लीडर्स होंगे जो महाराष्ट्र से भी आते होंगे, कुछ लीडर्स होंगे जो कलकत्ता से भी आते होंगे, और सबको यदि इंग्लिश बोलने आता है, इंग्लिश समझना आता है, तो साथ में करना आसान हो जाता है। इसलिए जो इंग्लिश है वो बाइंडिंग लैंग्वेज हो जाएगा और ये बहुत फायदा होगा फ्रीडम स्ट्रगल में। दिस ऑल आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी, बट एट द सेम टाइम नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। क्यों? क्योंकि जो भारतीय हैं, जो पढ़े लिखे भारतीय है, वो कोई साइंटिस्ट नहीं बना जी, वो कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बना, वो बना भी है तो क्लर्क लेवल का कर्मचारी बन के रहा। इसे एक क्लास डिवाइड भी क्रिएट हुआ है, क्लास डिवाइड। एलाइट जो कि बहुत पढ़ा लिखा है वर्सेस अनएजुकेटेड इलिटरेट मासेस। मासेस क्या है? अभी भी अनएजुकेटेड है, मासेस अभी भी क्या है? इलिटरेट है। बट जो एलाइट है बहुत ऊपर निकल गया है, तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भारत का जो इंडिजीनियस एजुकेशन व्यवस्था चल रहा था, जो भारत का जो इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा था, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी और नेगेटिव एस्पेक्ट भी। यस, वी हैव कंप्लीटेड द क्लास। कुछ भी फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और कुछ भी यदि डाउट हो आपको तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।